विषम परिस्थितियों में आप हीरा बन जाओ। जी हाँ दोस्तों, जीवन में हमारे दुख सुख आते रहते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि हम उन परिस्थितियों से घबरा जाते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसा समय आ जाता है कि हम उस समय में ऐसे फंस जाते हैं कि हमें नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, नकारात्मक विचार आने लगते हैं। हम कई बार तो इतना ज्यादा नेगेटिव सोचने लगते हैं कि हम यहाँ तक कि सुसाइड के बारे में भी सोचने लगते हैं। दोस्तों, ये जीवन है, उतार चढ़ाव आना इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, हर किसी के जीवन में समस्याएं आती हैं, हर किसी के जीवन में सुख दुख आते हैं। लेकिन कुछ लोग तो उसका डटकर सामना करते हैं, कुछ लोग उससे घबरा जाते हैं। हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? जब हमारे जीवन में दुख आए, जब हमारा ऐसा समय हो, हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़े, हमारे सामने बहुत सारी मुश्किलें हैं। मुश्किलें हमें निखारने के लिए आती हैं, हमें संवारने के लिए, हमें हीरा बनाने के लिए। इस कहानी के माध्यम से, एक दृष्टांत के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे कि मुश्किल परिस्थितियों में कौन कैसे निखरता है। इससे पहले हम इस कहानी की, इस दृष्टांत की शुरुआत करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने अपने बेटे को 2 हीरे दिए। उन हीरों में उसने कहा कि बेटा, एक हीरा तो असली है और एक हीरा नकली है। अब तो इन हीरो से कैसे अपनी जिंदगी चलाएगा? मैंने भी इन हीरो के दम पर अपने पूरे जीवन को चलाया है, अब बात तुम्हारी है। तुम अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके, अपने बुद्धि का प्रयोग करके किस प्रकार अपने जीवन का गुजारा चलाओगे, वो तुम जानो। दोस्तों, इतना कहकर उसने वो दोनों हीरे अपने बेटे को दे दिए और कुछ समय के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। अब वह लड़का उन दोनों हीरो को प्राप्त कर लेता है, उन दोनों हीरो को काफी समय तक देखता है और उन्हें देखते हुए सोचता है कि इन दोनों हीरो से मैं कैसे धन कमाऊं, कैसे अपनी जिंदगी का गुजारा चलाऊं। अगर उन हीरो को मैं बेच दूं तो हो ना हो एक समय पर वो धन भी सारा समाप्त हो जाएगा, हीरे भी चले गए, धन भी चला गया, बची हुई जिंदगी को मैं कैसे चलाऊं? एक मुश्किल उसके सामने आ गई। अब उसने सोचा कि कुछ ऐसा करता हूं कि उन हीरो को मैं ना तो बेचूं और मुझे धन भी मिलता रहे। बहुत देर तक सोचने के बाद उसके मन में एक तरकीब आई। अब वह उन दोनों हीरो को लेकर राजा के पास चला जाता है, जिस राज्य में वो रहता है। उस राजा के पास जाकर कहता है कि राजन, मेरे पिताजी ने मुझे 2 हीरे दिए हैं, उसमें से एक तो नकली हीरा है और एक असली हीरा है। उन दोनों में से अगर कोई मुझे असली हीरा ढूंढ कर निकाल दे, कोई पारखी मुझे ये बता दे कि यह हीरा असली है और यह हीरा नकली है, तो इन हीरो को मैं राजकोष में जमा करा दूंगा। अगर पूरे राज्य में कोई भी ये बात नहीं बता पाया तो मैं राज्य से इन हीरो के बराबर का धन प्राप्त करना चाहूंगा। अब राजा ने सोचा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, हमारे राज्य में बड़े से बड़े जौहरी हैं, वो ये बता सकते हैं कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली है। अब जब राजा ने उसकी शर्त को मंजूर कर लिया तो बड़े बड़े जौहरी उन हीरो की परख करने के लिए राज दरबार में आ गए। अब जब उन जौहरियों ने देखा कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली है, दोनों हीरे हूबहू एक जैसे, कोई भी अंतर उनमें नहीं था, कोई भी उन्हें नहीं पहचान पाया कि कौन सा असली कौन सा नकली। इस उलझन में पड़ गए कि अब वो कैसे बताएं कि हीरा असली कौन सा है और नकली कौन सा है। इस बात का फैसला नहीं हो पाया कि हीरा वास्तविक में कौन है और नकली वाला हीरा कौन सा है।
शर्त को हार कर राजा ने उन हीरो के बराबर उसे धन दिया और उस लड़के ने उन हीरो से अपने लिए धन प्राप्त किया। अब उस लड़के ने सोचा कि इसी प्रकार मैं हर राज्य में जाऊंगा, जब तक मुझे इस असली और नकली की परख नहीं हो जाती तब तक मैं धन प्राप्त ही करूंगा। अब वह दूसरे राज्य में जाता है, दूसरे राज्य में जाकर फिर वही शर्त रखता है। राजा ने फिर मंजूर कर ली और राजा के राज दरबार में कोई भी ऐसा पारखी नहीं था जो उन हीरो में फर्क कर पाए, जो उन हीरो की परख कर सके, उनका असली और नकली का भेद बता सके। वह लड़का हर राज्य में जाता, ढेर सारा धन बटोर लेता। उसने इतना धन बटोर लिया कि अब वह चाहे तो उसकी आने वाली पीढ़ियां भी आराम से बैठकर खा सकती थी। इसी प्रकार करते करते वह एक राज्य में जाता है और वहां देखता है कि राजा धूप में बैठा हुआ धूप सेक रहा है। वह उस राजा के पास जाकर उन हीरो को पेश कर देता है और वही शर्त उस राजा के सामने रख देता है। अब राजा वहां पर धूप सेक रहे थे, बाग में बैठे हुए थे। तो उसने राजा से कहा कि राजन, अगर कोई इन हीरो में असली और नकली की परख कर दे तो मैं ये हीरे आपके राजकोष में जमा करा दूंगा, और अगर नहीं कर पाया तो जितना हीरो का मूल्य है वो मूल्य मुझे दे दिया जाए। राजा ने भी शर्त मंजूर कर ली। एक से एक बड़े से बड़े पारखी को बुलाया गया, जोहरी को बुलाया गया, लेकिन कोई भी उन हीरो में भेद नहीं कर सका, क्योंकि दोनों हीरे हूबहू एक जैसे थे। किसी प्रकार का अंतर उनमें नजर नहीं आता था। राजा को चिंता हुई कि अब इन हीरो में फर्क तो नहीं कर पा रहे, इसको शर्त के अनुसार मुंह मांगा हीरो के बराबर का दाम तो देना ही पड़ेगा। वहीं पर एक बूढ़ा व्यक्ति जो अंधा था वो भी बैठा हुआ। उसने देखा कि हीरो की परख नहीं हो पा रही। वह राजा के सामने आ जाता है और वह बूढ़ा अंधा व्यक्ति राजा से कहता है कि राजन, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इन हीरो की परख कर सकूं। मुझे आता है इन हीरो की परख करना। अब यह बात सुनकर दरबार के सभी दरबारी, यहां तक कि राजा भी हंसने लगा। कहने लगा कि बूढ़े बाबा, आप कैसे इनकी परख करेंगे? जिनकी आंखें थी वो तो देख नहीं पाए कि इनमें असली और नकली कौन सा है, और आप तो आंखों से अंधे हो, आपको तो पता ही नहीं लगेगा कि हीरा असली कौन सा है और नकली कौन सा है। उस बूढ़े अंधे व्यक्ति ने कहा कि राजन, वैसे भी तुम शर्त हार चुके हो, क्या पता मेरी कोशिश करने के बाद तुम्हारी जीत ही हो जाए। जब इतनी बात राजा ने सुनी तो राजा कहने लगे कि यह बात बिल्कुल सही कह रहे हो, हार तो हम चुके ही हैं, एक बार और फिर से प्रयास किया जाए तो कोई हर्जाना नहीं होगा। राजा ने उस बूढ़े व्यक्ति को आज्ञा दी और उस बूढ़े व्यक्ति ने, जो नजर से अंधा था, आंखों से अंधा था, कुछ भी दिखाई नहीं देता था, उसने कहा कि मुझे ये हीरे अपने हाथ में चाहिए। उसने उन दोनों हीरो को अपने हाथ में लिया और झट से उत्तर दे दिया कि राजन, जो मेरे दाएं हाथ का हीरा है यह तो असली है, और जो बाएं हाथ का हीरा है वह नकली है। इतनी बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए। कहने लगे कि तुमने ये परख कैसे प्राप्त की? कैसे पता लगा कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है? जब उस बूढ़े अंधे व्यक्ति ने बताया कि राजन, कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारी शिक्षा ही हर जगह पर काम आए, सबसे बड़ी चीज है अनुभव। अनुभव ही व्यक्ति के जीवन में काम आता है। अनुभव से ही बहुत सारी बातें हासिल की जाती हैं, ज्ञान प्राप्त किया जाता है। उस बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि राजन, मुझे तब से महसूस हो रहा था कि हम सभी धूप में खड़े हैं, और धूप के कारण ये हीरे यहाँ पर जो रखे हुए थे उनमें से जो असली था वो ठंडा ही रहा, और जो कांच का हीरा था, कांच धूप में आने से गर्म हो जाता है, और वो जो गर्म हो गया वो नकली था।
यही हमारे जीवन का हाल है दोस्तों। उस धूप का अर्थ है हमारे जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियां, हमारे जीवन में आने वाली वो समस्याएं, वो दुख। अगर हम हीरे के समान निखरे हुए हैं, अगर हमारे जीवन में शांति है, तो हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए, हम हमेशा ठंडे ही बने रहते हैं, अर्थात एक रस रहते हैं। हम कभी भी विचलित नहीं होते। ना तो हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आने पर बुरे ख्याल आते हैं। अगर हम कांच के समान हैं, तो ऐसी परिस्थितियां आने पर हमारे जीवन में न जाने कितने नेगेटिव थॉट्स भर जाते हैं, कितने नकारात्मक विचार आ जाते हैं। वो नकारात्मक विचार इस बात का प्रमाण है कि आप अभी तक निखरे नहीं हैं, हीरे के समान निखर कर सामने नहीं आए हैं। जब तक आप हीरा नहीं बन जाते, तब तक परिस्थितियां आपको निखारती रहेंगी, तब तक समय आपको निखारता रहेगा, आपकी परीक्षाएं लेता रहेगा। तो प्यारे दोस्तों, जीवन में कभी भी विचलित मत होना, हमेशा समझ और सूझबूझ से काम लेना, उस मालिक का सहारा लेना, उस परमात्मा का सहारा लेना, वो सबका साथ देता है। जब हमारे अंदर इतनी बुद्धिमता आ जाएगी, इतनी बुद्धि आ जाएगी, तो हम उस हीरे के समान, चाहे ठंड हो या धूप, हमेशा एक रस बने रहेंगे और कोई भी नकारात्मक विचार हमें हिला नहीं सकता। तो दोस्तों, ये थी जीवन जीने की कला, जीवन में जीने का रहस्य, समस्याओं से लड़ने की कला। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।